46 कहानी में ट्विस्ट। प्रतीक के नॉक करने के बाद एक खूबसूरत सी लड़की दरवाजे को हल्का सा खोलती है और उसके बाद प्रतीक अपना हाथ घुसाकर उसके गर्दन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती हैं। बेहोश हो जाने की वजह से वह गिर जाती हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सारी औरतें शॉक हो जाती हैं। जैसे ही वह लड़की नीचे गिरती है तो वहां मौजूद बाकियों को प्रतीक दरवाजे के ऊपर खड़ा मिलता है। वे लोग हल्का सा चिल्ला ही पाती हैं कि तब तक प्रतीक सबको बेहोश कर देता है। सामने डर के मारे कांप रही लड़की को देखते हुए प्रतीक कहता है, तुम ही हो क्या निहारिका सुराना? वो लड़की हाँ में अपना सर हिलाती है, जिसे देखकर प्रतीक कहता है, तुम्हें शर्म आती है लोगों को धोखा देते हुए? निहारिका सुराना कांपते हुए कहती हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। मैं धोखा खाती आई हूं अब तक। ये सुनकर प्रतीक उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। तुम लोगों का फायदा उठाकर उन्हें छोड़ देती हो। निहारिका सुराना कहती है, हाँ पहले करती थी लेकिन अब नहीं। इस बार मैं खुद धोखा खाई हूँ। प्रतीक कहता है, मैं कैसे मान लूँ? निहारिका कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वही हो न जिसने सिद्धार्थ की वैसी हालत की है। प्रतीक कहता है, तुमने अद्वैत मिश्रा को धोखा दिया है। उसके लिए मुझे माफी नहीं मिल सकती है। निहारिका प्रतीक को बीच में रोकते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अद्वैत ने मुझे धोखा दिया है और वह मुझे ब्लैकमेल करता है पैसों के लिए। तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देखो। निहारिका अपना फोन खोलकर उसे अद्वैत मिश्रा के सारे चैट दिखाती हैं। उसे देखकर प्रतीक कहता है, इसके बारे में मुझे पता कैसे नहीं चला? प्रतीक के कान में मौजूद ब्लूटूथ से राधिका ये सब सुन रही थी। वह जल्दी से निहारिका का फोन हैक करती है, जिसके बाद वह कहती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने सब कुछ किया था लेकिन। निहारिका कहती है, तुमने जिन लोगों से पूछा या फिर जाना होगा वे लोग मुझे जलती थी, क्योंकि मैं अद्वैत से पहले वैसी ही थी जैसा कि तुम्हें पता चला है। निहारिका उसके बाद रोते हुए कहती है, उसने मुझे धोखा दिया। प्रतीक धीरे से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें सब कुछ पता तो करना चाहिए था न? राधिका कहती है, मुझे क्या पता था कि इसके अंदर इतना बदलाव आया होगा। प्रतीक कहता है, अब मैं क्या करूं? राधिका कहती है, तुम्हें एक कमाल की बात बताती हूँ। अद्वैत मिश्रा वहीं मौजूद हैं जहां तुम हो। अब तुम्हें क्या करना है वो तुम करो। प्रतीक को चैट पढ़ने के बाद पता चल गया था कि अद्वैत मिश्रा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और बचने का प्लान कर रहा था, ताकि जब उससे सवाल जवाब किया जाए तो वह विश्वास सुराना का नाम ले और उसे मोटी रकम मिले। प्रतीक मन ही मन कहता है, जस्टिस। इन लोगों ने जस्टिस को मजाक बनाकर रखा हुआ है। मैंने पता चलते ही बदला लेने आ गया और मिश्रा सर ने मुझे ही बेवकूफ़ बना दिया। इंसाफ तो होगा। अद्वैत मिश्रा तुम आज मारे जाओगे। प्रतीक तभी निहारिका सुराना को उसका फ़ोन वापस दे ही रहा था कि तभी उसे वहां एक मैसेज दिखता है जो किसी को भेजा गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि वह आ गया है। प्रतीक निहारिका को वहां बेहोश कर देता है। उस मैसेज को देखने के बाद प्रतीक को बाहर किसी की हल्की सी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह हंसते हुए कहता है, लगता है कि बाहर वे लोग आ गए हैं जो मेरे जस्टिस के आरे आकर मरना चाहते हैं। प्रतीक दरवाजे को खोलता है और तभी उसे वहां काफी हटे कट्टे लोग नजर आ रहे थे, जो अपने हाथों में अजीब अजीब तरह के हथियार पकड़े गए थे। उनके सामने जो खड़ा था उसने अपने उंगलियों में एक ऐसा हथियार पहना हुई था जो पंजे की तरफ दिखाई दे रहा था। ये प्लान विश्वास सुराना का ही था। उसने पहले से ही सबको बताकर रखा हुआ था कि जैसे ही किसी को मास्क वाला कोई दिखाई दे तो वे लोग ग्रुप में मैसेज करें। जैसे ही यह मैसेज उस ग्रुप में आई थी, सारे लोग वहां पहुंच गए थे। सबसे आगे खड़ा इंसान कहता है, मेरा नाम है अकरम। अंडरवर्ल्ड में लोग मेरे नाम को सब कोई जानता है और तू यहाँ खून किए जा रहा है। प्रतीक कहता है, यह अंडरवर्ल्ड क्या होता है? ये सुनकर अकरम कहता है, अंडरवर्ल्ड नहीं मालूम? मजाक कर रहा है क्या? प्रतीक को सच में अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रतीक कहता है, यहाँ के सिचुएशन को देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ?
अकरम हंसते हुए कहता है, हाँ ये तो सही है। हम 60 और तुम अकेले। यहाँ तो मजाक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रतीक कहता है, हम 60 से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग मुझे खरोंच भी नहीं पाओगे। इसके बावजूद भी तुम मेरे ऊपर तरस दिखा रहे हो। अकरम को ये सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे बच्चे से बात कर रहा हो जो आज तक कभी भी घर से बाहर ही न निकला हो और सिर्फ फिल्मों में ही खोया रहता हो। अकरम कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम इसी दुनिया के हो न? प्रतीक कहता है, उससे तुम्हें क्या मतलब होना चाहिए? तुम मेरे इंसाफ के रास्ते में आ रहे हो। मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं। अकरम अपना सर खुजलाते हुए कहता है, तेरे सर पर हाल फिलहाल में चोट लगी है क्या? तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। टू बी कंटिन्यूड। 47 रास्ते में जो आएगा वह खत्म हो जाएगा। प्रतीक की अजीब सी बातों को सुनकर अकरम कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाल फिलहाल में तेरे दिमाग में चोट लग गई थी क्या? प्रतीक कहता है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अकरम कहता है, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? इंसाफ का रास्ता, जस्टिस, तू है कौन रे? कहीं एक जज है क्या? प्रतीक कहता है, मैं वो कानून हूँ जैसा सारे लोग चाहते हैं। मैं न अमीर लोगों के फेवर में हूँ और न ही किसी और के फेवर में। अकरम कहता है, तुझे पागल खाने में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े पागलों में से एक हो। प्रतीक कहता है, दुनिया की यही तो दस्तूर है। जब कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो वे लोग इसे पागलपन का नाम देने लगते हैं। अकरम अपने बगल में खड़े दो हटे कट्टे लोगों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों जाओ और इसका जबान काट कर मेरे पास लेकर आओ। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अकरम के बगल में दोनों निकलते हैं और अपने हाथ में जंजीर लपेटने लगते हैं। उन लोगों में अपने एक हाथ को जंजीर से लपेट लिया था। अकरम कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हम अधमरा कर देगा और उसके बाद तुम्हें बिस्वास सुराना के पास लेकर जाएंगे। उसने हमें तुम्हें जिंदा लाने के लिए कहा है, वरना हम तुम्हारा सिर काट के ले जाते। प्रतीक कुछ नहीं कहता है और बस उसके आने का इंतजार करने लगता है। प्रतीक ने चूंकि ग्लव्स पहना हुआ था, इस वजह से वह अंधाधुंध कुछ भी कर सकता था। बस वह अपने एक बूंद भी खून को बाहर नहीं निकलने देना चाहता था, वरना डीएनए टेस्ट से उसकी आइडेंटिटी उजागर हो सकती थी कि प्रतीक ही सूटकेस किलर हैं। प्रतीक उन्हें अपने पास आकर खड़ा होने देता है और दोनों अपने जंजीर वाले हाथों को एक दूसरे से टकराते हुए एक कहता है, अगर तू यहाँ मेरे पैरों को चाटकर मुझसे माफ़ी मांगोगे तो शायद मैं अकरम भाई से बात करूँ तुझे अधमरा नहीं करने के लिए। ये कहकर वह हंसने लगता है। प्रतीक एक स्माइल करता है और उसके पैर के ऊपर एक जोरदार लात मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। प्रतीक उसके हाथ को पकड़ता है और उसे घुमाकर तोड़ देता है। प्रतीक ने हाथ को तोड़ने में इतना ज्यादा ताकत लगा दिया था कि उसके हाथ को टूटने के बाद हड्डी मांस को छेदकर बाहर आ गई थी। वह दर्द के मारे कांपने लगता है और वहां तड़पते हुए खून को हर तरफ उड़ाने लगता है। उसके ऐसा करने की वजह से प्रतीक के चेहरे और कपड़े के ऊपर खून आ जाता है। ये देखकर दूसरा अपने जंजीर वाले हाथ को प्रतीक की तरफ बढ़ाता है। प्रतीक उसके हाथ को डॉज करते हुए उसके घुटने के ऊपर मारता है, जिसके बाद वह घुटनों के बल आ जाता है। उसे कुछ करने का मौका भी नहीं देता है। प्रतीक उसके खुले हुए मुंह में अपना हाथ घुसाता है और उसके बाद नीचे वाले जबड़े के ऊपर कूदते हुए एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद उसका मुंह सीधा फट जाता है और उसके गालों से दो टोकड़ में फाटते गर्दन से जाकर साथ जाता है। उसके शरीर से निकल रहा खून एक फव्वारा सीधा जा प्रतीक के हाथों के पैरों को भीगा देता है। प्रतीक को देखकर अब वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल उत्पन्न हो रहा था। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर वहां के लोग अपना थूक घोंचने लगे थे। जिसकी हड्डी उसके मांस को चीर कर बाहर निकली थी उसका तो ठीक भी था, लेकिन जिसके मुंह की प्रतीक ने फाड़ दिया था वह तो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसकी जबान नीचे लटक रही थी और वह बस अब मौत को पा लेना चाहता था। प्रतीक एक ठंडी नजरों से अकरम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों शौक हो? तुम लोगों को यहाँ गन लेकर आना चाहिए था।
मुझसे क्लोज कॉम्बैट में जितना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके अलावा जिन हथियारों के साथ तुम आए हो उससे तो तुम मुझे खरोंच भी नहीं पाओगे। अकरम को ऐसा लग रहा था जैसे डर सीधा उसके हड्डियों में जाकर लग रही थी। अकरम अंडरवर्ल्ड में बहुत ही बड़ा बनना चाहता था और यहाँ प्रतीक जैसे किसी से उसका डर जाने का मतलब था कि उसका करियर यहीं खत्म हो जाता। अकरम स्माइल करते हुए कहता है, यहाँ मौजूद इस शहर के लोग हमें हैवान कहते हैं लेकिन असली हैवान तो तुम हो। कितनी बेरहमी से मारा है उन्हें। अपने आप को इंसाफ का मसीहा समझते हो। प्रतीक कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि इंसाफ के रास्ते में जो कोई भी आएगा वह भी मारा जाएगा। अकरम कहता है, मैंने सिर्फ 2 लोगों को भेजा इसलिए शायद तूने उनका कुछ बिगाड़ लिया, लेकिन जब मैं एक साथ बचे हुए सारे लोगों को भेजूंगा तो तेरा क्या होगा। प्रतीक आगे बिना किसी इमोशन के बढ़ते हुए कहता है, तुम सब मिलकर भी मुझे खरोंच भी नहीं पाओगे। प्रतीक के इतना कहने के बाद अकरम कहता है, इसे खत्म ही कर दो। इसके लाश को देते हुए हम कहेंगे कि हालात ही कुछ कैसे हो गई थी, इसे हमें मारना पड़ गया। सारे लोग प्रतीक की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रतीक मन ही मन कहता है, सात्विक मेरे दोस्त, माफ करना, तुम्हारे इंसाफ में मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। प्रतीक भी आगे बढ़ने लगता है। इधर काफी वक्त बीत जाने के बाद भी विश्वास सुराना ने किसी को भी नहीं बताया था कि सूटकेस किलर अंदर घुस गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि अकरम और उसके लोग सूटकेस किलर को पकड़ लेंगे और वह खुद ब खुद उसे टॉर्चर करेगा। तभी वहां अद्वैत मिश्रा आता है और कहता है, आधा घंटा खत्म होने को आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे हल्के में ले रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।